2011 में एक ट्विस्ट आ गया था लाइफ में। लोग यही करते हैं कि आपको खींचते हैं। जितनी मेरी रिसर्च थी, जितने मेरे टोटके थे, वो सारा कुछ मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया एंड आई वॉज वरीड इनसाइड। अस्सलाम वालेकुम। एक पॉपुलर बिलीफ ये है कि कारोबार करने के लिए आपको बेतहाशा पैसा चाहिए है, आपकी बैकग्राउंड जो है वो बिज़नेस से होनी चाहिए है, या आपकी फ़ैमिली के अंदर ये पेशा पहले से लोगों ने अगर इख्तियार किया हुआ है तो आप एक सक्सेसफुल कारोबारी बन सकते हैं। आज हम आपकी मुलाकात करा रहे हैं सलमा आसिम के साथ, जो कि प्योर आयुर्वेदा की फाउंडिंग CEO हैं। आइए मिलते हैं सलमा से और जानते हैं कि कैसे इन्होंने ये 11-12 साल का जो इनका बिज़नेस का सफ़र है तय किया। जी अस्सलाम वालेकुम सलमा। वालेकुम अस्सलाम। पॉपुलर बिलीफ ये है कि आपके पास कारोबार शुरू करने के लिए बहुत ज़्यादा पैसा होना चाहिए या आपके बिज़नेस की बैकग्राउंड होनी चाहिए। आपके पास इन दोनों में से क्या था? मेरे पास इन दोनों में से कुछ भी नहीं था एक्चुअली। लेकिन स्ट्रगल बहुत की है। आपको पैशन होना चाहिए कि अगर आपने वाकई कोई चीज़ करनी है तो वो आपको कैसे करनी है। लोग एक प्लानर होता है कि कैसे आपने अपना स्टेप 1 स्टेप 2 लेना है। आहिस्ते आहिस्ते करके ही फिर जो है वो आपको सक्सेस मिलती है। पीछे क्या अवामिल थे, कैसे ये आपने बिज़नेस के अंदर सफ़र शुरू किया और कोई मुश्किलात पेश आई या बड़ी स्मूथली बस चलता चला गया? नहीं, मुश्किलात तो बेतहाशा थी। और शुरू से जो बैकग्राउंड था, मैंने जॉब किया है, कभी भी बिज़नेस का सोचा नहीं था एक्चुअली मैंने। और आई वाज वर्किंग एज अ ब्यूटी एस्थेटिक्स और काफ़ी सलॉन्स में मैंने जॉब किया। 2011 में एक ट्विस्ट आ गया था लाइफ में। मेरी बेटी जो है शी वाज अ प्री मैच्योर बेबी गर्ल एक्चुअली। तो उसके लिए शी वाज ओनली 1.9 पाउंड्स। तो उन्होंने जो है मेरी पूरी लाइफ का साइकिल चेंज कर दिया। मुझे अपनी जॉब क्विट करनी पड़ी एंड देन उसको लुक आफ्टर करना, उसको क्वालिटी टाइम देना। प्रॉब्लम मुझे उस वक्त समझ आई उसकी 1 मंथ के बाद, जब मैंने देखा कि उसके फेशियल हेयर्स, आईब्रोज़, आई लैशेज़ और सर के बाल बिल्कुल भी नहीं हैं। तो डॉक्टर्स के पास गए हम, काफ़ी ज़्यादा लोगों से पूछा और उनका यही था कि भाई अभी तो प्री मैच्योर है, ऑर्गन, शुक्र करें कि इसके ऑर्गन्स कंप्लीट हैं, तो जैसे जैसे वेट बढ़ेगा, हेल्दी होगी तो उसके बाल भी आ जाएंगे। तो आई वाज लाइक ओके, हमें तो यही था कि भाई एक हेल्दी बेबी हो। 3 मंथ्स हो गए, 3.5 मंथ्स हो गए, तो हेल्थ माशाल्लाह उसकी अच्छी हो गई, वेट उसने पुट ऑन किया। और प्रॉब्लम ये होता था कि जब हम जाते थे किसी इवेंट पे या कोई ओकेजन है, फैमिली गैदरिंग है, तो लोगों ने ना बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस करने शुरू कर दिए थे कि अच्छा माशाल्लाह अच्छी हो गई है, हेल्दी लग रही है, लेकिन प्रॉब्लम ये था कि उसके बाल नहीं आ रहे थे, ना आई लैशेस पे ना आईब्रोज़ पे। तो उसके फीचर्स बड़े एक अजीब सा लुक आता था। मुझे भी वो फील होता था कि यार क्या हो रहा है। बहुत टोटके किए। मेरा ब्यूटी फील्ड में तकरीबन 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस है। मैंने जॉब की है, बहुत बड़े बड़े सलॉन्स की पाकिस्तान में काम किया है। जितनी मेरी रिसर्च थी, जितने मेरे टोटके थे, वो सारा कुछ मैंने उसके ऊपर अप्लाई कर दिया एंड आई वाज वरीड इनसाइड। फिर मैंने सोचा ऐसा क्या किया जाए, कोई ऐसा नेचुरल सोल्यूशन हो कि इसके नेचुरली बाल, क्योंकि अंदर रूट्स में बाल थे उसके, वो बाहर नहीं आ रहा था। काफ़ी रिसर्च के बाद मुझे आयुर्वेदा के बारे में पता चला, तो मैंने कहा क्यों ना एक प्रोफेशनल ट्रेनिंग लेती हूँ। वो मैंने US से किया और जब मैं वो कर रही थी, सारा कुछ प्लान अप हो रहा था, तो वही आपकी बात के लोग क्या कहेंगे। लोग यही करते हैं कि आपको खींचते हैं। नहीं हो सकता, सबसे पहली बात नहीं हो सकता, क्या कर रही हो, ट्रेनिंग लेने जा रही हो, इसके लिए बाल, ये वो, इतनी बातें, इतनी नेगेटिविटी। बट मैंने कहा कि करना है, बेटी के लिए करना है ना। एक मदर जो है वो अपने बच्चों को अपने बच्चों के ऊपर गिव अप नहीं करती, कभी भी नहीं करती। और मैंने यही किया। मैंने प्रॉपर ट्रेनिंग लिया, वो प्रोपोर्शन एक बनाया उसके लिए, वो ऑयल आईब्रोज़ के लिए, आई लैशेज़ के लिए एंड सर के लिए, वो मैंने उसके लिए बनाया एंड वो मैंने उसके ऊपर अप्लाई करना शुरू कर दिया, जिस तरह से एक आयुर्वेदिक थेरेपी का पूरा होता है। अल्हम्दुलिल्लाह आफ्टर 3 मंथ्स उसके बाल आना शुरू हो गए। और मैं वो दिन आज तक नहीं भूल सकती कि मैं मॉर्निंग में मैंने एक्चुअली फ़ील किया कि उसके बाल थे। और मैं अब भी जब बात करती हूँ उस दिन के बारे में तो मुझे रोना आ जाता है, मैं इतनी इमोशनल हो जाती हूँ। अच्छा, ट्रेनिंग के बाद जब रिज़ल्ट्स आने शुरू हुए, वही लोग जो आ रहे थे और कह रहे थे कि भाई बड़ा ज़बरदस्त हो गया ये तो, किस तरह से किया। और उनके अपने काफ़ी प्रॉब्लम्स थे, हेयर का, बाल गिर रहे हैं, मेरी बेटी के बाल गिर रहे हैं, मेरी मदर को ये इशू हो गया है। तो आई वाज़ लाइक अब इतना हम पे कर रहे हैं, ऑब्वियसली आप इंपोर्ट कर रहे हो, डॉलर्स में यू आर पेइंग। तो मैंने कहा चलें ठीक है, सैम्पलिंग मैंने शुरू में स्टार्ट किया। मैंने कहा देखूँ फीडबैक क्या आता है ना, कि हर किसी को सूट कर रहा है कि नहीं आ रहा। जब मुझे बहुत अच्छे पॉजिटिव फीडबैक मिलना शुरू हुआ तो मुझे लगा कि यार इसको और ज़्यादा स्प्रेड करना चाहिए। पहले मैंने पेज बनाया अपना 2014 में,
लोगो मेरे बेटे ने डिज़ाइन किया, कुछ आइडिया नहीं था कैसे लेके चलना है, क्या करना है, बस स्टार्ट किया और अच्छे अच्छे रिव्यूज़ जब आना शुरू हुए, ऑर्गेनिक हमारी जो है वो क्लाइंटेज बढ़नी शुरू हुई। तो मेरा जो इनिशियल इन्वेस्टमेंट था, जैसे कि आपने पूछा था कि भाई पैसा था या क्या कोई बैकग्राउंड था, कुछ भी नहीं था। मैंने यहाँ की लोकल मार्केट से 100 बॉटल्स परचेज़ की थी ऑयल के लिए, और आई मेड श्योर कि ऐसी बॉटल हो कि सही टाइट बंद हो जाए, क्योंकि सिर्फ इस्लामाबाद पिंडी का नहीं था, कराची में भी थे लोग, काफ़ी जगह पे थे, तो वो उनको खैरियत से बॉटल पहुंच जाए विदाउट एनी लीकेज। तो वो 100 बॉटल्स मैंने इनिशियली परचेज़ की थी, और लेबल्स हमने नहीं बनवाए थे बिकॉज ऑब्वियसली प्रिंटिंग के लिए आपको बल्क में ऑर्डर देना पड़ता है, इन्वेस्टमेंट नहीं थी मेरे पास, तो मैंने उसको प्रिंट करवाया था कलर्ड प्रिंटर से। एंड आई यूज़ टू कट, रात को बैठ के जब बच्चे सो जाते थे तो वो बैठ के मैं प्रॉपर कटिंग करती थी कि बिल्कुल एक्यूरेट हो, टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, लुक अच्छी आए। ग्लू से मैं उसको चिपकाती थी, ऑयल को भी, शैम्पू को भी, आई लैशेज़ ऑयल एंड आईब्रोज रीग्रोथ, ये 4 मेरी जो है फाउंडेशन प्रोडक्ट्स थी प्योर आयुर्वेदा की। वो ख़वातीन जो कि कोई भी इनिशिएटिव लेते हुए घबराती हैं, डरती हैं, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगी? उनको करना क्या चाहिए, शुरू कहाँ से करें वो? एक्चुअली पहले तो आप ये देखें कि आपकी एक्सपर्टीज़ किस में है, क्योंकि अगर आपकी एक्सपर्टीज़ नहीं है, जैसे मुझे देख के अगर 4 लोगों ने अपनी ब्रांड स्टार्ट की है बट आपको कोई आइडिया नहीं है कि आयुर्वेदा क्या चीज़ है, आप सिर्फ उसको बेचना चाह रहे हो, सिर्फ सेलिंग पॉइंट ऑफ व्यू से कर रहे हो, मे बी शायद थोड़े अरसे के लिए आपको वो बूम मिले बट फिर आप बैठ जाओगे। तो पहले तो आपकी एक्सपर्टीज़ होनी बहुत ज़रूरी है कि आपकी प्रॉपर ट्रेनिंग होनी चाहिए जिस भी प्रोफेशन में या जो भी आप काम करना चाह रहे हो। अगर आपकी बेस स्ट्रॉन्ग है तो ट्रस्ट में आप आगे ज़रूर जाओगे, चाहे लोग बेशक कुछ भी कहते रहें। मार्केटिंग स्ट्रेटजीज़ कितनी इंपॉर्टेंट होती हैं आपके कारोबार को बूस्ट करने के लिए? बहुत ज़्यादा होती हैं। इनिशियली मुझे कुछ नहीं पता था इस बारे में जैसे जैसे पेज बनाया, लोगों ने देखना शुरू किया, फिर पता चला कि अच्छा 2-3 लोगों ने ब्रांड का नाम कॉपी कर लिया एंड आई वाज लाइक ओ ये कैसे हो गया। फिर पता चला कि लोगों को भी रजिस्टर करना होता है, आपकी ब्रांड के नाम को भी रजिस्टर करना होता है, जब भी वो सेफ़ है। अगर कोई चोरी कर रहा है, जैसे कि होता है यहाँ पे, कॉपी फ़ौरन निकल आती है, जैसे ही एक जेन्युइन चीज़ ऊपर बढ़ती है, सुबह आप उठेंगे तो आपको पता चलेगा 3 और उस नाम से आ गए। उसको सेव करना बहुत ज़रूरी है। जब आप एक चीज़ डिसाइड कर लेते हो कि मैंने ये करना है, मेरी एक्सपर्टीज़ इसमें है, तो आपका फ़र्स्ट ये होना चाहिए कि आपकी कंपनी का नाम क्या होगा। जब आपकी कंपनी का नाम डिसाइड हो जाता है, आपका लोगो डिसाइड हो जाता है, उसको आपको रजिस्टर कराना बहुत ज़रूरी है ताकि वो फिर सिर्फ आपका रहे, कोई और इसको ये ना कह सके कि ये मेरा भी है। ठीक है, ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है। और मार्केटिंग के लिए भी अगर आपके पास अच्छे लोग हैं जो कि इसको ऑर्गेनिकली लेके चलते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर वो नहीं है तो आप अगर एक बहुत अच्छा काम एक छोटी सी दुकान में या अपने घर में बैठ के भी कर रहे हो, लोगों को कैसे पता चलेगा कि आप अच्छा काम कर रहे हो। सलमा, फाइनेंसिंग कितनी ज़रूरी होती है इस किस्म के काम को स्केल अप करने के लिए? अब छोटी छोटी ख़वातीन जो हैं घरों से छोटे छोटे इनिशिएटिव्स तो लेती हैं, बट मेरा नहीं ख्याल कि वो बेचारी इतने ज़्यादा पैसे बना पाती होंगी कि वो अपने कारोबार को सस्टेन कर सकें। फाइनेंसिंग है अवेलेबल, और अगर है तो कैसे, कहाँ से लोग जाके फाइनेंसिंग हासिल करें? फाइनेंसिंग बहुत मुश्किल काम है लेना, लोगों से निकलवाना। बहुत सारी, मैंने भी बहुत सारी पिचिंग दी, मुझे तो पता ही था पिच होता क्या है। एक हमने ट्रेनिंग की तो हमें पता चला अच्छा बिज़नेस की पिच भी दे सकते हैं, ताकि लोगों को पता चले कि आप एक्चुअली क्या कर रहे हो, आपके क्या KPIs हैं, आगे किस तरह से फ्यूचर में आप लेके चलोगे। ये सारी एक प्लानिंग आपकी जो है वो रिटर्न में होनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि अगर आप जहाँ स्टैंड कर रहे हो, साल बाद आप क्या सोचते हो कि आपकी ब्रांड क्या होगी, 5 साल बाद आपके क्या प्लान्स हैं, आप कहाँ देखते हो। जब वो चीज़ एक स्ट्रैटेजी बन जाती है ना, फिर आप फंडिंग की तरफ आते हो। लेकिन इनिशियली मेरा तो यही एडवाइस है कि अगर आपने कोई काम शुरू करना है तो छोटे से स्टार्ट करो। एकदम से फ़ौरन पैसे आपके पास हैं नहीं है, आप अरेंज कर रहे हो, आप लोन ले रहे हो, या आप ऑलरेडी इस्टेब्लिश भी हो, फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग हो, फिर भी छोटे से स्टार्ट करो। जब आप देखो अच्छा फीडबैक मिल रहा है, फिर आप आस्ते आस्ते उसको जोड़ते जाओ। आई एक्चुअली सोल्ड माई कार टू इम्पोर्ट बॉटल्स, बिकॉज़ यहाँ से पाकिस्तान का प्रॉब्लम ये था कि लोकल मार्केट में जब आप एक चीज़ ले लेते हो ना, उनको पता है कि अब इनका काम चल गया है, अगले महीने फिर ये ऑर्डर करेंगी, वो आपको डबल प्राइस पे देंगे और आप मजबूर हो जाते हैं, आप डिपेंडेंट हो जाते हैं उनके ऊपर। इसके लिए बल्क क्वांटिटी फिर मैंने फ़ौरन से नहीं, और जैसे मैंने आपको पहले बताया कि 100 बॉटल से स्टार्ट किया था, देन आई शिफ्टेड टू 5,000, 10,000, 20,000। इसके बाद हमारा फिर बल्क कंटेनर्स आना शुरू हुआ। मैंने एकदम से फ़ौरन से सब कुछ नहीं किया। फाइनेंसिंग से जुड़ा हुआ एक और चीज़ होती है जिसको बोलते हैं अकाउंटिंग। बिज़नेस मैनेजमेंट के लिए या बिज़नेस को सस्टेनेबल रखने के लिए क्या ज़रूरी है कि आपको अकाउंटिंग आनी चाहिए खुद से? मेरा अकाउंटिंग का कोई पीछे बैकग्राउंड नहीं था, बट अल्हम्दुलिल्लाह अगर आपके बच्चे उस लेवल पे पहुंच जाते हैं कि आपको हेल्प आउट करना शुरू करते हैं, जैसे मार्केटिंग का मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा, सेम विद अकाउंटिंग मेरा बहुत बुरा एक्सपीरियंस रहा। आपको थोड़ा बहुत नॉलेज हर चीज़ का होना चाहिए।
इवन अगर आप काम नहीं कर रहे, आप सुपरवाइज कर सको कि जो आपके अंडर लोग काम कर रहे हैं वो ठीक तरह से कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। आप ये नहीं कह सकते कि बिल्कुल छोड़ दिया उनके ऊपर, क्योंकि आप पे कर रहे हो तो आप रिलैक्स आप नहीं बैठ सकते। बिकॉज आजकल मैंने देखा है जो हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज़ में, उनको बिज़नेस के बारे में कुछ भी नहीं पता। उनको नहीं पता कि आपको कनेक्शंस कैसे बनाने हैं, उनको नहीं पता कि आपको बिज़नेस आगे कैसे लेके जाना है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आपको लॉस हो जाता है, उस ट्रॉमा से आप कैसे निकलोगे, या फॉर एग्जांपल अगर आप सक्सेसफुल हो जाते हो तो उसको सस्टेन कैसे करोगे, उसको आगे तक कैसे लेके जाना है। ये चीज़ें जो इमोशनली हम इतनी चीज़ों से गुजर रहे होते हैं, अच्छा जी इंपोर्ट किया है 3 महीने में सामान आ जाएगा, नहीं पहुंचा, आप क्या करोगे, किस तरह से उसको लेके चलोगे। किसी ने बैड कमेंट या रिव्यू दे दिया, आप उस कस्टमर को कैसे कूल डाउन करोगे। हर कोई बहुत ईजी नहीं होता, यानी 10 क्लाइंट्स हैं, अगर आपकी गलती नहीं भी है, उन्होंने उस तरह से यूज़ नहीं भी किया, फिर भी वो आके आपके पेज पे बैड रिव्यू, आप उसको कैसे करोगे। ये चीज़ें सिखानी चाहिए। पाकिस्तान में आयुर्वेदा का कॉन्सेप्ट इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, क्योंकि हमें ये लगता है कि हमारे हमसाया मुल्क में ये कॉन्सेप्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है और वहाँ पे बहुत सारे लोग आयुर्वेदिक प्रोडक्ट्स यूज़ करते हैं। यहाँ पे जब आपने इनिशियली इस नाम को इस्तेमाल करना शुरू किया तो लोगों का क्या रिएक्शन क्या था? मैंने एक्चुअली जब 11 साल पहले इसका नाम रखा था प्योर आयुर्वेदा, तो लोगों ने मुझे कहा कोई इंडियन प्रोडक्ट बेच रही हो, पहला कॉन्सेप्ट यही था। और उनको समझाना, इवन अभी भी लोग आयुर्वेदा को सही स्पेल नहीं कर पाते। पहले तो काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम्स मैंने देखी है ना, मुझे कहते थे बहुत मुश्किल नाम रखा है, ब्रांड का नाम चेंज करो। एक मेंटोर ने मुझे कहा इतना मुश्किल नाम, कुछ ईजी रख लेती। तो वही वाली बात है कि अगर आपका दिल है कि यार ये चीज़ होनी चाहिए, तो आपको अपने साथ उसको लेके चलना पड़ेगा। बिल्कुल प्योर आयुर्वेदा अब जो है वो बहुत कॉमन हो गया है। इनफैक्ट मेरी ही कॉपीज़ बहुत सारे लोगों ने निकालनी शुरू कर दी है। तो ये कि लोगों को उस चीज़ से फेमिलियर करवाना पड़ता है आपको। आयुर्वेदा हिकमत से और होम्योपैथी से कितना फ़र्क है, क्या कॉन्सेप्ट है ये? आयुर्वेदा बेसिकली उसको जो है हमने इस तरह से लेके समझा है कि इट्स नॉलेज ऑफ लाइफ, या आप ये कह लें कि साइंस ऑफ लाइफ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको पेन रिलीफ ऑयल का बताती हूँ। पेन रिलीफ ऑयल में आयुर्वेदा, अब हिकमत में तो ये होता है ना कि आपने नेचुरली किस तरह से एक प्रोडक्ट बनाई और आपने उसको यूज़ किया। ठीक है, और होम्योपैथिक में भी आपको एक दवाई शवाई दे देते हैं। इसमें आपको टेम्परेचर, जैसे जब मैंने ये पेन रिलीफ ऑयल बनाया, इट टुक मी 2 years। और जब मैं जिनसे सीख रही थी वो इतने स्ट्रिक्ट हमारे टीचर थे कि वो हाथ पे रख के नहीं देते थे, बेटा ये है बना लो, नहीं खुद करो। मैंने कोई 100 ऑफ सैम्पल्स बनाए होंगे। उन्होंने मुझे कहा कि ये सैम्पल आप फ्रिज में रखेंगी, ये सैम्पल आप डीप फ्रीज़र में रखेंगी, ये आप धूप में रखेंगी, ये आप शेडेड एरिया में रखेंगी, ये आप गाड़ी में रखेंगी क्योंकि गाड़ी का टेम्परेचर अलग होता है। यानी कि मैंने इसको डिफरेंट जगह पे रख के फिर उसके बाद उसको यूज़ किया। किसका रिज़ल्ट ज़्यादा बेहतर आया उसको मैंने कैलकुलेट किया। वो पूरा एक प्रोसेस था, जिस प्रोसेस के बाद ये प्रोपोर्शन अब निकल के आया है। तो वो टेम्परेचर को इसका इफ़ेक्ट जो है वो ठंडा है, इसकी तासीर जो है वो गर्म है। अब जैसे ये वाला जो ऑयल है आप सर्दियों में भी लगाएं, इसमें जो एसेंशियल ऑयल्स हमने यूज़ किए हुए हैं वो ऐसे चूज़ किए हैं जो नेचुरली हीट प्रोड्यूस करता है, क्योंकि आप ठंडा ठंडा ऑयल नहीं लगा सकते। वो आप ऑयल लगाएंगे तो वो एकदम से हीट प्रोड्यूस होगी और आपको फील होगा कि आपके मसल्स जो हैं वो रिलैक्स हो रहे हैं, आपकी ब्लड सर्कुलेशन इंप्रूव हो रही है। तो ये एक एक चीज़ को देखना पड़ता है, टेम्परेचर को, आपके वेदर को, प्रिजर्वेटिव्स आपने कम से कम, हमने फिर वो एसेंशियल ऑयल्स यूज़ किए जिनकी अपनी शेल्फ लाइफ बहुत ज़्यादा होती है, तो आपको प्रिजर्वेटिव यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। तो बहुत सारी चीज़ों को देखना पड़ता है आयुर्वेदा में। आपकी क्या प्रोडक्ट्स हैं और उसमें आपकी सिग्नेचर प्रोडक्ट क्या है? हमारी मेन जो है वो 4 कैटेगरीज़ हैं। फाउंडेशन प्रोडक्ट तो आयुर्वेदिक हेयर थेरेपी है, जिसके बारे में हम ऑलरेडी बहुत बता चुकी हूँ मैं। इसके बाद हमारी स्किन ग्लो थेरेपी है। स्किन ग्लो थेरेपी में भी मैं उस वक्त आई थी जब बहुत ज़्यादा वाइटनिंग क्रीम्स का बूम आया हुआ था, और जो लोग ऑलरेडी हेयर यूज़ कर रहे थे उनकी मुझे कॉल्स आती थी, माँओं की मुझे कॉल्स आती थी, मेरी बेटी की शादी होने वाली, कोई ऐसी क्रीम दे दो कि वो चिट्टी हो जाए। वाइटनिंग क्रीम जो है ना वो ज़रूरी नहीं है कि आप अपने जो है ड्रीम्स अचीव करने के लिए आपको वाइटनिंग क्रीम्स ज़रूरी हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए अवेयरनेस हमने कैंपेन स्टार्ट की, उनको समझाने के लिए। यानी इतना भी होता था कि एक एक बंदी से 2-2 3-3 घंटे में बात करके बहस करती थी कि भाई ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अब काफ़ी लोग जो है वो समझ गए हैं। स्किन ग्लो थेरेपी में जो है वो पूरी कंप्लीट फेशियल रेंज है जो कि आप घर पे बहुत इजीली यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेगुलर यूज़ करते हो तो आपकी अपनी स्किन इतनी माशाल्लाह हेल्दी हो जाती है कि वो ग्लो करती है। फिर इसके बाद हमारा पेन रिलीफ ऑयल हमारा हॉट सेलिंग प्रोडक्ट है। यू डोंट नीड टू टेक एनी पेन किलर्स, वो अल्हम्दुलिल्लाह इतना अच्छा है। इसके बाद हमारी हेल्थ एंड हाइजीन थेरेपी है, वो मैंने उस वक्त लॉन्च की थी जब कोरोना आया था। अगर लोग आपकी प्रोडक्ट्स ख़रीदना चाहें
या आपसे कांटेक्ट करना चाहें तो कहाँ पे मिल सकते हैं आपको? वी आर अवेलेबल ऑनलाइन, और उसमें ये है कि हम इंस्टा पे भी हैं और फेसबुक पे भी हैं। अगर आप वेबसाइट पे जाते हैं www.pureayurveda.pk, तो उस पर हमारे जो है रिप्रेजेंटेटिव हैं वो आपको कंसल्टेशन भी देंगे, गाइड भी करेंगे अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ आ रही। बाकी सारी प्रोडक्ट्स की डिटेल्स, डिस्क्रिप्शन, हर चीज़ वहाँ पे अवेलेबल है। थैंक यू सलमा।